चलिए आज एक कहानी सुनते हैं ज्ञान की, फिर उसके विनाश की और फिर राख से दोबारा उठ खड़े होने की। ये कहानी है नालंदा की, जो सदियों की खामोशी तोड़कर आज फिर से दुनिया में गूंज रही है। आइए इस सफर पर साथ चलते हैं। अच्छा, दुनिया की पहली रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी। दिमाग में शायद ऑक्सफोर्ड या कैम्ब्रिज का नाम आ रहा होगा, है ना? लेकिन जरा रुकिए, इसका जवाब हमारी सोच से कई ज्यादा पुराना और शानदार है। ये जो खंडहर देख रहे हैं, ये है नालंदा। आज ये भले ही शांत लगते हों, लेकिन सोचिए, एक जमाना था जब ये जगह दुनिया के सबसे तेज दिमागों से गूंजती थी। इनकी कहानी आज से लगभग 1600 साल पहले शुरू हुई थी। तो चलिए कहानी में थोड़ा पीछे चलते हैं, उस दौर में जब नालंदा ज्ञान का एक चमकता हुआ सितारा बनकर उभरा था। नालंदा की नींव 5वीं सदी में गुप्त शासक कुमार गुप्त प्रथम ने रखी थी। मतलब उस वक्त दुनिया की कई जानी मानी यूनिवर्सिटियों का तो कोई वजूद ही नहीं था। ये उस समय भारत की बौद्धिक ताकत का एक जीता जागता सबूत था। जरा सोचकर देखिए, एक ही कैंपस में 10,000 स्टूडेंट्स एक साथ रह रहे हों, पढ़ रहे हों। ये सिर्फ एक यूनिवर्सिटी नहीं थी, ये तो अपने आप में ज्ञान का एक पूरा शहर था। और उन 10,000 स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए 1,500 से भी ज्यादा टीचर्स। आज के जमाने में भी ऐसा स्टूडेंट टीचर रेशियो मिलना लगभग नामुमकिन है, और इसी वजह से वहां सीखने का माहौल इतना जबरदस्त था। नालंदा सिर्फ भारत के लिए नहीं था, ये तो पूरी दुनिया के लिए था। चीन, कोरिया, जापान, यहां तक कि दूर दराज के फारस और तुर्की से भी लोग ज्ञान की तलाश में यहां आते थे। सच कहें तो ये दुनिया का पहला ग्लोबल एजुकेशन हब था। इसकी शान शौकत का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि 7वीं सदी के एक चीनी यात्री के जीवनीकार ने लिखा था कि यहाँ की इमारतें इतनी ऊंची थी कि लगता था बादलों को छू रही हैं। मतलब ये सिर्फ पढ़ाई की जगह नहीं थी, बल्कि आर्किटेक्चर का भी एक बेमिसाल नमूना था। अब बात करते हैं नालंदा के दिल की, उसकी लाइब्रेरी की, जो अपने आप में एक अजूबा थी। इस लाइब्रेरी का नाम था धर्मगज्ज, जिसका मतलब है सत्य का खजाना। और ये नाम बिल्कुल सही था, क्योंकि इसमें उस दौर के इंसानी ज्ञान का बेशकीमती खजाना ही तो था। ये कोई एक छोटी मोटी लाइब्रेरी नहीं थी, बल्कि 3 विशाल इमारतें थीं, रत्न सागर, रत्नोदधि और रत्नरंजक। और इनमें से एक इमारत तो 9 मंजिला थी। सोच सकते हैं, एक 9 मंजिला इमारत जो सिर्फ किताबों से भरी हुई हो। ये सचमुच ज्ञान का एक महासागर था। लेकिन कहते हैं ना, हर अच्छी कहानी में एक दुखद मोड़ आता है, और नालंदा की कहानी में भी आया एक ऐसा मोड़ जिसने ज्ञान के इस जगमगाते दिए को बुझा दिया। वो साल था 1199। सदियों से जो ज्ञान का केंद्र दुनिया को रास्ता दिखा रहा था, उसका अंत बहुत करीब आ चुका था। और इस तबाही के पीछे था एक नाम, बख्तियार खिलजी। यह कुतुबुद्दीन ऐबक का एक कमांडर था। पर सवाल यह है कि उसने ऐसा किया क्यों? कहानी कुछ यूं है कि खिलजी एक बार बहुत बुरी तरह बीमार पड़ा। जब उसके अपने सारे हकीम हार गए, तो नालंदा के एक आचार्य शीलभद्र ने उसे ठीक कर दिया। लेकिन शुक्रिया कहने की बजाय खिलजी के मन में जलन की आग भड़क उठी। उसे बात चुभ गई कि किसी और का ज्ञान उससे बेहतर कैसे हो सकता है। बस इसी ईर्ष्या ने उसे इस भयानक विनाश के लिए उकसाया। कहा जाता है कि नालंदा की लाइब्रेरी में लगी आग 3 महीने तक जलती रही। 3 महीने! लाखों किताबें, हजारों पांडुलिपियां, सदियों की मेहनत और ज्ञान, सब कुछ धुएं में मिल गया। ये सिर्फ भारत का नहीं, बल्कि पूरी इंसानियत का नुकसान था। पर कुछ कहानियां राख में दबकर खत्म नहीं होती, वो एक दिन फिर से जिंदा होती हैं। अब शुरू होता है नालंदा की कहानी का तीसरा और सबसे उम्मीद भरा अध्याय। उस विनाश के बाद पूरे 800 साल, 8 सदियों तक नालंदा के खंडहर खामोशी में डूबे रहे, बस एक भूली बिसरी याद की तरह। लेकिन फिर 21वीं सदी में एक उम्मीद की किरण जागी। 2007 में इसे फिर से बनाने का प्रस्ताव रखा गया। 2010 में संसद ने कानून पास किया। 2016 में इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा मिला। और फिर वो दिन आया 2024 में, जब नए नालंदा यूनिवर्सिटी का दरवाजा एक बार फिर दुनिया के लिए खुल गया। तो इस तरह एक सपना हकीकत बना। उन पुराने खंडहरों की याद से लेकर आज के इस शानदार मॉडर्न कैंपस तक का सफर पूरा हुआ, जो अपने सुनहरे अतीत को एक सलाम है। तो आज का नालंदा आखिर है क्या? ये सिर्फ एक यूनिवर्सिटी नहीं है, ये एक सोच है, एक नया रास्ता
जिसे द नालंदा वे कहा जाता है। आज का नालंदा एक नेट जीरो ग्रीन कैंपस है। मतलब ये अपनी ऊर्जा खुद बनाता है, पानी को रिसाइकिल करता है, ये प्रकृति का उतना ही ख्याल रखता है जितना अपने स्टूडेंट्स का। ये दिखाता है कि पुराना ज्ञान और नई टेक्नोलॉजी कैसे साथ साथ चल सकते हैं। यूनिवर्सिटी का नया लोगो भी यही कहानी कहता है। एक तरफ ज्ञान का बोधि वृक्ष है, तो दूसरी तरफ आपस में जुड़े हुए लोग हैं जो एक ग्लोबल कम्युनिटी को दिखाते हैं। और आखिर में यही नालंदा का असली मकसद है। यह सिर्फ किताबी ज्ञान के बारे में नहीं है, बल्कि सद्भाव से जीने के बारे में है। इंसान का इंसान से, इंसान का प्रकृति से, और यह मानना कि हम सब प्रकृति का ही एक हिस्सा है। ये एक ऐसी सोच है जो अतीत से आई है, लेकिन शायद भविष्य के लिए पहले से कहीं ज्यादा जरूरी है। सवाल यह है कि क्या नालंदा एक बार फिर दुनिया को एक नया रास्ता दिखा पाएगा?